हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पैथोफिजियोलॉजी, जो कि आपके बी फार्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम और एक्सप्लेन द फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। ओके, होम्योस्टेसिस क्या होता है हमारा? बेसिकली दोनों क्वेश्चंस हमारे सिमिलर ही हैं। ठीक है, होम्योस्टेसिस मतलब होम्यो एंड स्टेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। होम्योस का मतलब होता है लाइक, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल। होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज अ मेंटेनेंस और नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो होम्योस्टेसिस है वो हमारी बॉडी के अंदर या फिर जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी कंडीशन को कांस्टेंट करके रखती है। जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? होम्योस्टेसिस की वजह से। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन हमने लिखी है, होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज अ सेल्फ regulatory capacity to maintain steady state in the body, essential for keeping individual alive despite of change in the external environment। बेसिकली क्या होता है होम्योस्टेसिस को हमने डिफाइन किया सेल्फ रेगुलेटरी कैपेसिटी टू मेंटेन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब भी सेम होता है, कांस्टेंट हम रखते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जो कि हमारी जरूरी होती है किसके लिए? इंडिविजुअल अलाइव, जो भी इंडिविजुअल है उसको जिंदा रखने के लिए, और जैसे जिसकी वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से वो चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए नोज है, नोज का काम भी क्या है हमारा? एक तरीके का होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखना। क्योंकि जो एयर जाती है, बाहर से एयर जा रही है, डस्ट जा रही है, ठीक है, तो लंग्स क्या करते हैं? वो उसको एक तरीके का मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस की जो मैकेनिज्म है वो 2 टाइप से डिवाइड की गई है। फर्स्ट वन इज फीडबैक मैकेनिज्म, सेकंड वन इज फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। ठीक है, हमें इसमें से फीडबैक पढ़नी है। सबसे पहले क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, या फिर हम फीडबैक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। सबसे पहला क्या है? पहला ये है डिस्टर्बेंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बेंस इन इंटरनल एनवायरनमेंट। फिर है वेरिएशन इन रेगुलेटरी वेरिएबल्स। पहला क्या है इसका? रेगुलेटरी वेरिएबल्स। दूसरा है इसका जो कंपोनेंट है वो है सेंसर। थर्ड वन इज कंट्रोल सेंटर एंड फोर्थ वन इज इफेक्टर एंड फिफ्थ वन इज इफेक्टर रिस्पॉन्स। ये क्या है? पांचों इसके कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट कौन सा था हमारा? रेगुलेटरी वेरिएबल्स, मतलब कि जो उसे रेगुलेट करता है। ठीक है, वेरिएशन जो एक तरीके का कोई चेंज आया है नहीं आया वो। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिफेक्ट बाय सेंसर। सेंसर का काम क्या होता है? उसे एक तरीके का जो आपका चेंज है उसे बताना। फिर क्या है? कंट्रोल सेंटर के पास भेजता है। फिर क्या है? इफेक्टर जो है वो अपना रिस्पॉन्स करते हैं। लास्ट में क्या आता है? इफेक्टर का रिस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? इज अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, इज अ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम इन अ लिविंग बॉडी दैट वर्क टू रिटर्न द बॉडी इट्स नॉर्मल इंटरनल स्टेट। ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो क्या करती है? आपकी फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम होती है लिविंग बॉडी के अंदर, जो कि आपकी बॉडी को इसके नॉर्मल इंटरनल स्टेट में वापस लाने का काम करती है। जो आपके फीडबैक मैकेनिज्म है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, तो इसीलिए इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? द आउटपुट इज कंटिन्यू इनहेंस और एम्पलीफाइड सो दैट कंट्रोल वेरिएबल कंटिन्यू टू बी मूव्ड इन द डायरेक्शन इन इनिशियल चेंज और पाथवे इन विच रिस्पॉन्स स्टिमुलेट। बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव मतलब किसी भी चीज का पॉजिटिव उसे स्टिमुलेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो क्या है हमारा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है हमारा? इनहेंस हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर। जब किसी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे क्या होता है?
जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। जब हाइपोथैलेमस से वो रिलीज हुआ उसके बाद क्या किया उसने, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा उसके बाद क्या है, जो बेबी का हेड है वो क्या होगा, सर्विक्स के थ्रू बाहर आएगा। देन क्या है हमारा जो स्ट्रेस है वो सर्विक्स है वो स्ट्रेस होगा। फिर उसके बाद क्या है, और ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वो यूट्राइन है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तब हमारा एक आप कह सकते हैं डिलीवरी होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव फीडबैक, द बॉडी वर्क्स टू करेक्ट deviation from a set point, it tries to get back to the normal. Negative feedback mechanism is series of change that return to regulated variables toward its mean value within the normal range by a negative response to initiate stimulus. Basically क्या होता है कि ये वापस से उसी कंडीशन में वापस लेके आने के लिए, मान लीजिए किसी का आपकी बॉडी में इंक्रीज कोई आप हार्मोन कह सकते हैं या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करके वापस से कम करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो क्या है, द वर्क करेक्ट टू डेविएशन फ्रॉम, जब सेट पॉइंट से ज्यादा चला जाता है तो उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है, उसके बैक पॉइंट तक लाने के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो होती है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, जैसे किसी का बीपी इंक्रीज हो गया। ठीक है, जब बीपी हाई होता है तो क्या होता है, जो आर्टेरियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। फिर क्या होता है, बैरो रिसेप्टर के पास मैसेज जाएगा तो वो क्या करेगा, वैसोमोटर सेंटर से इनहिबिट, वैसोमोटर सेंटर इन मेडुला में इनहिबिट करेगा। देन क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा इम्पल्स टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, फिर क्या करेगा, वो पंपिंग जो है एक्टिविटी हार्ट की उसको डिक्रीज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज discuss basic mechanism involved in the process of inflammation, describe basic principle of wound healing and in the skin, write in detail the pathogenesis of cell injury। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अपना क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन। बेसिकली इन्फ्लामेशन होता क्या है, इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमिलियन टिश्यू टू इंजर ड्यू टू द एनी एजेंट। ठीक है, जब क्या होता है, आपका कोई टिश्यू है वो किसी भी एजेंट के थ्रू जब डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर उसमें कोई इंजरी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका लोकल एरिया है उस पे जो रिस्पॉन्स आता है, लोकल रिस्पॉन्स आता है, उस लोकल रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन के साइन क्या होते हैं, वो हमारे रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। ये क्या है, इसके कुछ साइंस है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। बेसिकली कोई भी इन्फ्लामेशन है वो हमारी टू टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट, दूसरी होती है हमारी क्रोनिक। एक्यूट क्या होती है, मान लीजिए आपके कहीं चोट लगी, ठीक है, और वो कुछ टाइम में या फिर कहीं पे आपके चोट लगने के बाद थोड़े टाइम के लिए स्वेलिंग रही, वो इन्फ्लामेशन 1 दिन रही, 2 दिन रही, वो क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड है। क्रोनिक क्या होती है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, प्रोलॉन्ग टाइम, आपके आज चोट लगी है 6 महीने, 7 महीने या साल भर तक वो जो इन्फ्लामेशन रहेगी उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन, चलिए देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन की क्या हो सकती है। एक तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, दूसरा क्या है, इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा हो गया, फिजिकल केमिकल एजेंट की वजह से कोई इंजरी हुई है, नेक्रोसिस हो गया, या फिर फॉरेन बॉडीज आपकी बॉडी में अगर एंटर कर गई, या फिर इम्यून रिएक्शन हो गया तब। स्टेजेस क्या है, 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट क्या है, वेसोडाइलेशन, सेकंड वन इज इंक्रीज इन वस्कुलर परमेबिलिटी एंड थर्ड वन इज मूवमेंट ऑफ white WBC from blood vessels into the soft tissue at the site of inflammation। ठीक है, वेसोडाइलेशन कब ऑकर होता है, थ्रू रिलीज ऑफ, जब हमारी बॉडी में जो है वो मीडिएटर्स रिलीज हो जाते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टासाइक्लिन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए, सेल से अगर ये रिलीज हो रहे हैं तो वेसोडाइलेशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और जो इंक्रीज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा।
जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, और स्लो ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा, आपका जो ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है, उसमें मार्जिनेशन होगा, जिसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, जो हमारा इंक्रीज हुआ है किसमें, वेस्कुलर परमिबिलिटी में, थ्रू द रिलीज ऑफ मीडिएटर्स, ठीक है, फ्रॉम द सेल्स। उसके बाद क्या है हमारा थर्ड क्या है, मूवमेंट ऑफ WBC सेल्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द सॉफ्ट टिश्यू एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब WBC का जो मूवमेंट है ब्लड वेसल से सॉफ्ट इनटू द जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है किसके, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, तो उसकी वजह से द स्टेप्स रिक्वायर आर रोलिंग, परमेटेशन एंड ट्रांसमाइग्रेशन। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पहले रोलिंग होगी, फिर परमिटेशन होगा, फिर उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन होगा। ये स्टेप्स हमारे कुछ फॉलो होते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रोलॉन्ग होती है। प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन कंसिस्टिंग एक्टिव इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्टिव रिपेयर ऑल अकरिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसकी कॉज क्या होती है, जैसे रिकरेंट अटैक, जो आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उसका बार बार वो आपको बार बार एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है। जब बार बार होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का टाइप हो जाएगी। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्टिंग जो डिनोवो सिंथेसिस के थ्रू भी स्टार्ट होती है। टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक ग्रेनुलेशन इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक, इसमें क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होती है जो सेल की इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू होती है। दूसरा क्या है, ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ जो ग्रेनुलेशन की जो फॉर्म होने लगता है सेल्स के अंदर, उसकी वजह से होती है। ठीक है, सिस्टमिक इफेक्ट कौन सा है इसके, फीवर, अनीमिया, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ इसके सिस्टमिक इफेक्ट है। और कौन कौन सी सेल्स में इन्वॉल्व होती हैं क्रोनिक में, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्या होता है, सबसे पहले वुंड देखते हैं। एनी डैमेज, इंजरी और ब्रेक इन द सरफेस ऑफ द स्किन, जो किसी भी स्किन में जो डैमेज होता है या इंजरी होती है उसकी सरफेस में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वुंड। और इसमें जो वुंड हीलिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यू और डैमेज टिश्यू बाय द सेम टाइप ऑफ टिश्यू। जो आपके लॉस्ट टिश्यू है और जो डैमेज टिश्यू है उनका रीजनरेशन है, उसको क्या कहते हैं हम, या उसका रिप्लेसमेंट है, उसको हम बोलते हैं वुंड हीलिंग। बेसिकली वुंड हीलिंग जो होती है वो हमारी 4 स्टेप की मैकेनिज्म फॉलो करती है। पहली है हमारी हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या है, हीमोस्टेसिस में जो हमारी स्किन है वो जो इंजरी हुई, उसके बाद क्या है, वहां पे एक्टिव जो बॉडी का जो एक्टिव रिपेयर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया। उसके बाद क्या है, जो हमारी प्लेटलेट्स हैं उनका एग्रीगेशन हुआ, एक तरीके का आप एक्यूमुलेशन कह सकते हैं कि वो एक साथ जाके वहां पे इकट्ठी होनी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग हुई और स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी फेज। इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता है, जो आपकी आफ्टर होम्योस्टेसिस द ब्लड इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम द इन्फेक्शन, रिमूव एनी फॉरेन मटेरियल। ठीक है, तो जो होम्योस्टेसिस के बाद क्या है, बॉडी का जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से जो वुंड इन्फेक्शन है वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है वुंड को इन्फेक्शन से और रिमूव करता है कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है उसका। जो WBC होती है वो क्या करती है, जैसे पर्टिकुलरली न्यूट्रोफाइल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, वो माइग्रेट होंगी वुंड के पास और रिलीज करेंगे केमिकल को। जो केमिकल क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा फाइट करने में, इससे जो हमारी वहां पे जो फॉरेन मटेरियल आ रहे हैं जहां पे आपके वुंड हुआ है, ठीक है, वहां पे अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है उससे फाइट करने में, उस बैक्टीरिया से फाइट करने में वो केमिकल्स आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेज की तरफ या थर्ड फेज की तरफ। थर्ड फेज में क्या होता है, प्रोलिफरेटेड फेज होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी एपिथेलियल सेल्स होती है वो बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड होने लगती है, जिसकी वजह से क्रस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। जब किसी को चोट लगती है तो वहां पे एक टाइप का कि
हार्ड सेल फॉर्म हो जाती है, उस हार्ड सेल को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट फॉर्मेशन। वहां क्या होगा, एपिथेलियल सेल होंगी, वो बहुत सारे नंबर में वहां पे जनरेट होने लगेंगे और वहां पे क्रस्ट का फॉर्म कर लेंगी। ठीक है, अपवर्ड और आपके अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ये आराम से जनरेट होने लगेगी। उसके बाद है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें जो पुराने जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो सिर्फ कोई नई सेल जनरेट नहीं होती, जो पुराने टिश्यू होते हैं वो वापस से वहां पे अपने रीअरेंज होने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे वापस से प्रोटीन बाइंडिंग होने लगते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग होगी जिसकी वजह से जो वहां पे ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। ये होता है वुंड हीलिंग की प्रोसेस। अब नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। बेसिकली सेल इंजरी क्या होती है हमारी, सेल इंजरी डिफाइंड एज इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द etiological agent cell encounter result in the change in norm, it's an internal and external environment। cell injury क्या है, डिफाइन एज इफेक्ट ऑफ जो हमारे स्ट्रेस होता है। ठीक है, किसकी वजह से, इटियोलॉजी एजेंट और जो सेल एनकाउंटर जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, चेंज होता है इसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से जो हमारी सेल हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें इंजरी आ रही है। ठीक है, उसके इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेल इंजरी। ठीक है, किसकी वजह से, इटियोलॉजिकल एजेंट की वजह से, या फिर एजेंट जो सेल का एनकाउंटर करते हैं जिसकी वजह से इसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेल इंजरी। सेल जो हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस में भी वेरी डिपेंडेंट, 2 टाइप के वेरिएबल्स को डिपेंड करता है। पहला है होस्ट फैक्टर, इट इज अ टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यू इन्वॉल्व फैक्टर penetrating to injuries agent that like extend and type of सेल इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें नॉर्मल सेल, जो सेलुलर रिस्पॉन्स होता है सेल इंजरी का कैसे होगा, जैसे हमारी नॉर्मल सेल है उसमें क्या हुआ, एडेप्टेटिस हुआ, ये क्या है, एट्रोपी, हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रेस रिमूव हुआ, सेल वापस से नॉर्मल हो गई। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होगी, डीजनरेशन। ठीक है, सबसेलुलर अल्ट्रेशन, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, इसकी वजह से फिर क्या हुआ, वापस ये सारी प्रॉब्लम आई। ठीक है, इंजरी के बाद फिर क्या हुआ, स्ट्रेस वहां से रिमूव हो गया, वापस से रिपेयर और हील हो गया। बट जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई डायरेक्ट क्या होती है, सेल की डेथ होती है। इटियोलॉजी क्या होती है, इटियोलॉजी जो है इसमें सेल में भी जो इंजरी होती है वो 2 टाइप से होती है। पहला है जेनेटिक कॉज, दूसरा है एक्वायर्ड कॉज। ठीक है, जेनेटिक कॉज क्या होती है, जेनेटिक कॉज आर सच ए डेवलपमेंट डिफेक्ट। ठीक है, जेनिक डिफेक्ट, सिंगल जीन इफेक्ट, स्टोरेज डिजीज, डिसऑर्डर विद इन मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेशन। ठीक है, इसकी वजह से जो कॉज हो रहे हैं, जो सेल की डेथ हो रही है या सेल की इंजरी हो रही है, उसे कहते हैं जेनेटिक फैक्टर। एक्वायर्ड फैक्टर क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, बेसिकली जो उसके जीन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जैसे डीएनए हो गया, इन सब में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक कॉज। एक्वायर्ड जो बाहर से कहीं से आप कोई बाहरी कॉज है जिसकी वजह से आपकी सेल में इंजरी हो रही है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्वायर्ड कॉजेज, जैसे कि हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट एंड न्यूट्रिशनल डीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सीक्वेंस इवेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज हाइपोक्सिया, इस्कीमिया। ठीक है, उसकी वजह से जो पैथोजेनेसिस हो रहा है, सॉरी किसकी, जो उसकी पैथोजेनेसिस प्रोसेस है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। ठीक है, पहला है इसमें इस्कीमिया, हाइपोक्सिया। क्या होता है, जो आपकी एटीपी हो रही है, ठीक है, उसका जनरेशन क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो साइटोसोलिक जो कैल्शियम है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। दूसरा मैकेनिज्म क्या चल रहा है, जिसकी वजह से टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स ज्यादा बनने लग रहे हैं, या फिर तीसरा हो सकता है कि जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है वो कम बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे रीपरफ्यूजन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने के बाद फर्दर साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स अगर बनने लगेंगे तब यहाँ पे रिपरफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्कोहल का लेवल इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, जब साइटोसोलिक कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिड का एक्टिवेशन ज़्यादा होगा या फिर प्रोलीज एक्टिवेशन होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिंथेसिस, जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है जब वो कम बनने लगेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है वो कम बनेगा या वो कम होने लगेगा और लिपिड का जो ब्रेकडाउन है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगेंगे। या साइटोस्केलेटन इंजरी हुई प्रोलीज एक्टिवेशन के बाद, या फिर लिपिड पेरोक्सीडेशन डीएनए डैमेज हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन जो होगी सेल की वो डैमेज होने लगेगी। जब सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, जिसके बाद क्या होगा, लाइब्रेशन होगा इंट्रासेलुलर एंजाइम का। जब वो लिबरेट होंगे उसके बाद क्या होगा, 3 मैकेनिज्म चलेगी, या तो न्यूक्लियर चेंजेस आएंगे, या फिर सेल की डेथ होगी, या फिर जो सीरम एंजाइम है उनके एस्टिमेशन में चेंज आएगा। ठीक है। ये हमारी एक पैथोजेनेसिस थी, किसकी, सेल इंजरी, जो कि कॉज हो रही है किसकी वजह से, इस्कीमिया या फिर हाइपोस्कीमिया की वजह से। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों टाइप की है। ठीक है। सेल डेथ है, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। बाकी न्यूक्लियर चेंजेस और सीरम एंजाइम एस्टिमेशन, ये क्या है आपकी, ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल वृद्धि फार्मा पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक